हेलो बच्चों, वेलकम टू आर्म्स डिजिटल। एक और लेक्चर लेके आए हैं नीट पीवाईक्यू पे। इस पे अपन नीट के 2016 से लेकर 2025 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, 2025 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, सारे क्वेश्चंस को अपन सॉल्व कर रहे हैं इस सीरीज में। तो देखो, नीट का प्रिपरेशन में अगर आपको पीवाईक्यू से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमारा प्लेलिस्ट गो थ्रू कर सकते हैं, जिसमें आपको दिखेगा सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे 2016 से लेकर 2025 तक। तो आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ठीक है। और जो भी डाउट्स है उससे रिलेटेड इस टॉपिक पे आए, यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस दिखेंगे। और अगर आपको और भी कुछ डाउट है तो हमारा नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो उसको आप फॉलो करें, जिससे आपको कोई भी डाउट है आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, जिसमें हमारे फैकल्टीज इंस्टेंट आपको रिप्लाई देंगे, ठीक है। तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन करें, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा मॉडर्न फिजिक्स का एटम्स, ठीक है। अपन एटम्स के क्वेश्चंस को देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं हर साल, और मैं हर बार की तरह एक क्वेश्चन बताऊंगा जो हर बार नीट में आने का चांस हो सकता है, ठीक है। चलो, तो देखो, अगर इस चैप्टर का ट्रेंड एनालिसिस देखें, अपन अभी मॉडर्न फिजिक्स का सारा चैप्टर्स को कर रहे हैं, तो तो इस चैप्टर में एक सेकंड, हाँ, तो इस चैप्टर में अपन जो क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो देखें, देखो, एटॉमिक स्पेक्ट्रा से 2025 में तो नहीं आया है, एक क्वेश्चन आया है 2024 में, ठीक है। और उसके बाद लास्ट 5 इयर्स में कुछ नहीं आया, तो लास्ट 5 इयर्स के ट्रेंड में एटॉमिक स्पेक्ट्रा से एक क्वेश्चन आया है। उसके बाद अगर अपन देखें 25 में, तो 25 में बोर मॉडल पे दो क्वेश्चन आए हैं। बोर मॉडल पे ओनली, बस बोर मॉडल पे ही दो क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए 25 में एक क्वेश्चन किससे आया है, एक क्वेश्चन आया है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस जो है बोर मॉडल का, जो है उस पे पॉस्टुलेट पे आया है, ठीक है। तो अपन इस पे एक क्वेश्चन आया है। और अगर अपन देखें एक डिफिकल्ट क्वेश्चन आया 2024 में, किससे आया था, बोर मॉडल पे आया था। तो देखो, अगर इस ट्रेंड को अगर अपन देखें, हर साल बोर मॉडल पे एक क्वेश्चन आ रहा है, कंफर्म है, हर साल एक क्वेश्चन आ ही रहा है, ठीक है। इस साल दो क्वेश्चन आए, तो ऑन एन एवरेज अगर देखे इस चैप्टर से एक से लेके दो क्वेश्चन, ऑन एन एवरेज देखे एक से लेके दो क्वेश्चन कंफर्म पूछे जा रहे हैं। 4 मार्क्स तो गारंटी है, या फिर 8 मार्क्स भी हो सकता है, ठीक है। तो 4 मार्क्स तो कंफर्म है, और 4 मार्क्स से बोर मॉडल से ही आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन बोर मॉडल से कंफर्म ही आएगा, ये कंफर्म है, ठीक है। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। एटम्स के जितने भी क्वेश्चंस है 2016 से लेके 25 तक जितने भी क्वेश्चंस आए सारे देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। When an alpha particle of mass m moving with a velocity v bombarded on a heavy nuclei of charge Ze is the distance of closest approach from the nuclei। तो आपको डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच बताना है। तो डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच में अपन क्या करते थे, एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करते थे, जिसपे अपन का क्या होता था, एक हैवी न्यूक्लियर यहाँ पे होता था, एक अल्फा पार्टिकल इंफिनिटी से इसके पास आ रहा होता था। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती थी इस अल्फा पार्टिकल पे, जीरो, और काइनेटिक एनर्जी अपन मैक्स मान लेते थे, ठीक है, मैक्स, जो कि हाफ एम बी स्क्वायर के बराबर होती थी। और जिसके पास पहुंच गया था पोटेंशियल एनर्जी क्या लिख देते थे अपन, इसके पास पहुंचते इस पोटेंशियल एनर्जी क्या होता था, के Q1 Q2/R, जो भी इसका क्लोजेस्ट अप्रोच है। और काइनेटिक एनर्जी जीरो। काइनेटिक एनर्जी क्या समझ लेते थे, जीरो समझ लेते थे। पार्टिकल आके रुक गया, मतलब वो पार्टिकल कुछ इस तरीके से आया और वापस इधर ही चला गया, मतलब यहाँ रुका फिर वापस इधर ही चला गया, ठीक है, जो पोटेंशियल एनर्जी के कारण। तो अल्फा पार्टिकल है, अपन ऐसा समझ रहे हैं, यही उसके पास आया, यही डिस्टेंस को अपन क्लोजेस्ट अप्रोच लेते हैं, ठीक है, इसको बी से डिनोट करते थे। तो चलो अपन देखते हैं यहाँ पे। तो अपन ने क्या किया, जो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, उसको किसके इक्वेट किया, के Q1 Q2/R, ठीक है। आर को इधर लेके आए, सारे पार्ट को इधर लेके आए, तो आर किसके बराबर गया, के 8, जो मेरी टर्म्स है यहाँ पे 4 है, और जेड का जेड रहने दिए, ठीक है। हाफ ऊपर चला गया, 8 ZE²/mv²। ध्यान देना यहाँ पे, ये पार्ट सारा कांस्टेंट है, तो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम आ जा रहा है। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन बिलो are two statements. Statement 1, atom are electrically neutral as they contain equal number of positive and negative charge. Yes, atom is electrically neutral
इट कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल and emits their characteristic spectrum, each element of atom। तो देखो बेसिकली यहां पे क्या बोल रहा है कि सारे एटम्स क्या स्टेबल होते हैं? नहीं भाई, किसी किसी एटम के आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं, एलिमेंट के आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं जो क्या करता है, एक्सरे इमिट करता है, बट कुछ कुछ क्या होता है, स्टेबल रहते हैं जो कोई भी कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम रिलीज नहीं करते हैं। तो कुछ अनस्टेबल भी होते हैं, कुछ स्टेबल भी होते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज अपन बोल सकते हैं एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, सभी एलिमेंट के एटम क्या होते हैं, स्टेबल नहीं होते हैं। कुछ ही एलिमेंट के कुछ एटम्स स्टेबल होते हैं, कुछ एटम अनस्टेबल होते हैं। जो स्टेबल वाले होते हैं वो कोई भी तरीके के कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम रिलीज नहीं करते। जो अनस्टेबल होते हैं वो रेडियो एक्टिव रेस रिलीज करते हैं, जिसके कारण वो क्या करते हैं, स्टेबिलिटी को गेन करते हैं। तो अपन क्या बोल सकते हैं, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ऑप्शन थर्ड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बोर मॉडल फॉर quantized motion of an electron in a uniform magnetic field B state that the magnetic flux through orbit of an electron is। तो मैग्नेटिक फ्लक्स आपको दिया हुआ है NH/E, ठीक है, where n is the integer and h is the Planck constant, E is the magnitude of charge of the electron। According to the Bohr model, the magnetic moment of an electron in a lowest energy state will be, lowest energy मतलब n equal to 1। तो देखो आपको फ्लक्स अगर दिया हुआ है तो फ्लक्स किसके बराबर हो जाएगा, NH/E के बराबर हो जाएगा। और आपको मैग्नेटिक फ्लक्स पता है क्या होता है, B इंटू ए, बी हमारा मैग्नेटिक फील्ड, ए आपका एरिया, ठीक है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, NH/E गिवन है। अब मैग्नेटिक फील्ड, अब मैग्नेटिक फील्ड अपन क्या लिख सकते हैं, अगर कोई भी सर्कुलर लूप में अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो आपको रेडियस का फॉर्मूला पता है जो कि मैग्नेटिज्म में पढ़े हो, mv/qb। क्यू यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए अपन ने ई लिखा। तो अपन यहां से क्या कर सकते हैं, बी किसके बराबर होगा, mv बाय, एक सेकेंड, बी किसके बराबर हो जाएगा, mv बाय ई आर के बराबर हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा mv बाय ई आर के बराबर हो जाएगा। तो अपन ने पुट कर दिया mv बाय ई आर और एज इट इज एरिया को लिख दिया पाई आर स्क्वायर। तो ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है, ई से ई कट हो गया, आर से एक आर कट हो गया, ठीक है, एन के जगह पे यहाँ पे 1 पुट कर दिए हैं। तो हमारा वैल्यू क्या हो गया, एच एम वी आर पाई, ठीक है। अपन को क्या करना है, वी आर अपन एक साइड में लेके आ जाते हैं। तो वी आर किसके बराबर हो जाएगा, वी आर हो जाएगा एच बाई पाई एम के बराबर। वी आर किसके बराबर हो जाएगा, एम वी को एक, यहाँ पे वी आर को एक साइड ले लिए और पाई और एम को दूसरे साइड लेके आ गए। तो वी आर किसके बराबर, एच बाई पाई एम। अब ध्यान देना, अपन को फाइंड करना था मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, आई इंटू ए, आई इंटू ए करेंट इंटू एरिया। तो करंट अपन क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक लूप में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, करंट इंटू एरिया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है तो इसके कारण करंट क्या होगा, करंट हो जाएगा चार्ज बटा टाइम, ऐसे बोल सकते हो। तो टाइम की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2 पाई आर अपॉन वी। तो अपन ने उसी को लिख दिया 2 पाई आर अपॉन वी। चार्ज क्या है, ई, ठीक है। एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ध्यान देना, बी को ऊपर लेके चले गए, ई वी बटा 2 पाई आर इंटू पाई आर स्क्वायर। तो देखो पाई से पाई कट गया, आर से एक आर कट गया, तो हमारा फाइनल वैल्यू क्या आ गया, एम जो आ गया ई वी आर बाई 2, ठीक है, ई वी आर बाई 2। अब देखो वी आर जो है आपने ऑलरेडी फाइंड करके रखा था एच बाई पाई एम, एच बाई पाई एम। क्यों इतना सारा चीज कर रहे हैं, ध्यान दो, एच बाई पाई एम। अब इसको अपन क्या कर सकते हैं, यहां पे पुट कर सकते हैं। अब अगर यहां पे पुट कर देंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट किसके बराबर आ जाएगा, एच ई बाई 2 पाई एम। ये हमारा फाइनल मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा, ठीक है। और अगर किन्हीं बच्चों को यहां पे कंफ्यूज हो रहा है कि सर बी में भी तो ऑप्शन दिया हुआ है, तो बी के टर्म्स में क्यों नहीं लिया आपने, यहां से यहां क्यों चले गए, बी आपको गिवन नहीं है बच्चा। बी अगर गिवन रहता है इस क्वेश्चन में तो आप बी को यूज कर सकते थे। तो जब भी कोई भी क्वेश्चन में कोई टर्म नहीं गिवन है, दैट मीन दैट टर्म इज अननोन, ठीक है। यू हैव टू नोन द गिवन वैल्यूज, यू हैव टू यूज द ओनली गिवन वैल्यूज। यहाँ पे गिवन वैल्यू में क्या है, हमारा ई है, एम है, इनको यूज कर सकते हैं, एच है, इनको ही यूज करना है, ठीक है। चल देखो, अगर बी गिवन होता, ठीक है, अगर बी गिवन होता तो अपन क्या कर बोल सकते हैं, बी के टर्म्स में भी आंसर करेक्ट होते,
ठीक है, तो अपन आर को चेंज कर सकते थे बी के टर्म में, तो बी के टर्म में भी आंसर करेक्ट आता, लेकिन बी गिवन नहीं है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग बी इन प्लेस ऑफ पाई एम वी बाई ई बी। ठीक है, उसको रिप्लेस कर दिया था, जिससे क्या हो गया, बी एलिमिनेट हो गया। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग अराउंड द origin with a constant force f pulling it towards the origin in a Bohr model is used to describe its motion the radius। तो आपको किसी बोर मॉडल के लिए रेडियस, तो रेडियस का फॉर्मूला बच्चा आपको याद रखना है, तो अगर याद नहीं रखोगे तो एग्जाम में डिराइव करना पड़ेगा, और डिराइव करने बैठोगे तो भाई टाइम निकल जाएगा। ठीक है, यहां पे मैं आपको डायरेक्ट आपको फॉर्मूला आपको याद ही रखना है, सारे बच्चे याद रख रहे हैं और आपको भी याद रखना है, तभी आपको क्या होगा, वो क्वेश्चन जल्द से जल्द बनेगा। ठीक है, याद रखने का तरीका, आप नोट्स को रेगुलर रिवाइज करो, मैंने काफी बार रिपीट किया है। ठीक है, नोट्स को रिवाइज करते जाओगे तो आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखो। तो चलो अपन एक बार डेरिवेशन देखते हैं इसका। ठीक है, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एम वी स्क्वायर बटा आर, और अपन क्या कर सकते हैं, इसी फोर्स को अपन क्या बोल सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम एम वी आर इक्वल टू एन एच बाई टू पाई, तो वी किसके बराबर हो जाएगा, एन एच बाई टू पाई एम आर। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, इक्वेशन, ये जो वैल्यू आई इसको इक्वेशन वन में पुट कर दिया वी के जगह पे, तो एम आर एम बाई आर किसके बराबर हो गया, एन एच बाई टू पाई एम आर का होल स्क्वायर, वी हमारा आया हुआ था तो वी के जगह पे पुट किए, देखो ये वी था तो वी के जगह पे, यहाँ पे जो वी है उसके जगह पे पुट किए हैं। ठीक है, तो अपन इसको स्क्वायर करते हैं, तो एम एम बाई क्या आ जाएगा, यहाँ पे एन का स्क्वायर, एच का स्क्वायर, टू का स्क्वायर फोर, पाई स्क्वायर, एम स्क्वायर, और आर का स्क्वायर जो होगा एक आर के साथ आर क्यूब बन जाएगा। तो एफ अगर कांस्टेंट है, एफ अगर कांस्टेंट है तो एफ को अपन क्या कर सकते हैं, नीचे ला सकते हैं, तो एफ को अगर नीचे लेके आ गए, यहाँ पे एफ को नीचे लेके आए और आर क्यूब को ऊपर लेके आए, तो आर क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू दिस कांस्टेंट वैल्यू, एक कांस्टेंट वैल्यू है इसके ऊपर में, तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं, जो आर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन के पावर पे टू बाई थ्री। देखो क्योंकि यहाँ पे जो ये वैल्यू है, यहाँ पे जो ये वैल्यू है ये क्या है, कांस्टेंट है, तो आर किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्ट एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे आर क्यूब किसके प्रोपोर्शनल, एन स्क्वायर, तो आर क्या हो जाएगा यहाँ पे, एन के पावर पे टू बाई थ्री, तो आर पता चल गया एन के पावर पे टू बाई थ्री हो गया। अब अपन को बताना है वेलोसिटी भी। ठीक है, यहाँ पे क्या बताना है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी अपन कैसे बताएंगे, ध्यान दो, वेलोसिटी के लिए तो अपन को पता है जो वेलोसिटी है हमारा ऑलरेडी आया होता है इक्वेशन, इक्वेशन ये वाली, यहाँ पे इक्वेशन आया था v इक्वल टू एन एच बाई टू पाई आर, तो r क्या है, समथिंग कांस्टेंट, अपन क्या बोल सकते हैं, r है समथिंग कांस्टेंट n के पावर पे टू बाई थ्री, तो अपन ने क्या किया, r के जगह पे यही वैल्यू पुट कर दिया, ध्यान देना, r के जगह पे यही वैल्यू पुट कर दिया, क्या आ जाएगा यहाँ पे, k इक्वल टू आर इक्वल टू के एन के पावर पे टू बाई थ्री। अब ध्यान देना n यहाँ पे एक है, यहाँ पे टू बाई थ्री है, तो इसको कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, वन माइनस टू बाई थ्री क्या हो जाएगा, वन बाई थ्री, तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन बाई थ्री, तो r हमारा क्या आ गया, टू बाई थ्री, और v क्या आ गया, वन बाई थ्री, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टू बाई थ्री और v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन बाई थ्री। देखो इसमें डेरिवेशन के बजाय आपको फॉर्मूला तो याद रखना ही है, ठीक है, साथ के साथ डेरिवेशन भी आना चाहिए, अगर डेरिवेशन नहीं आएगा, मतलब देखो डेरिवेशन आना ही चाहिए, आपको फॉर्मूला याद रखना है, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे तो जल्दी बनेगा, कुछ कुछ क्वेश्चन में डेरिवेशन के थ्रू से जाते हैं, जिससे आपको क्या होता है, सारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं, और जिससे कभी अगर क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया, जैसे ये क्वेश्चन अभी ट्विस्ट कर दिया है, ठीक है, डायरेक्ट हमारा नॉर्मल में क्या आता है, जब अपन डिराइव करते हैं, आर हमारा क्या आता है, आर नॉट एन स्क्वायर बटा जेड, क्या यहाँ पे है, नहीं है, अपन यहाँ पे क्या, यहाँ पे जो फोर्स है वो कांस्टेंट रखा गया एम वी स्क्वायर, मतलब बी अगर बढ़ रही है तो आर भी हमारा बढ़ रहा है, ठीक है, फोर्स कांस्टेंट है, ठीक है, तो अपन यहां से वो फॉर्मूला, लेकिन नॉर्मल टाइम में जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती थी, वी नॉट जेड बाई एन, ठीक है, तो देखो ये चीजें वहां पे आ रही थी जब अपन क्या करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों को बैलेंस कर रहे थे, ठीक है, तो देखो ध्यान दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम एनर्जी लेवल ऑफ अ मॉलिक्यूल एज शोन इन अ फिगर, किसी का एनर्जी लेवल दिया, व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ देयर ट्रांजिशंस, तो वेवलेंथ आपको बताना है, तो देखो किसका वेवलेंथ ज्यादा होगा ये बताना है, जितना ज्यादा डिफरेंस एनर्जी का होगा, ठीक है, उतना छोटा वेवलेंथ निकलेगा, क्योंकि आपको पता है जो एनर्जी होती है वो क्या होता है, एच सी बटा लेमडा,
तो ठीक है, एनर्जी जितना ज्यादा लेमडा उतना कम। ठीक है, तो चलो ध्यान देना। ठीक है, तो अपन क्या बोल सकते हैं, फॉर फर्स्ट केस के लिए लेमडा वन के लिए कहां से आ रहा है, इस वाले ऑर्बिट से यहां पे जंप कर रहा है। ठीक है, तो अपन ने क्या बोला, एच सी बाय लेमडा वन जो है जहां पे है इनिशियल माइनस फाइनल। ठीक है, इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल क्या, 2e/e माइनस 5e/e माइनस, और जो नीचे वाला ऑर्बिट है -4 है, दैट्स वाई माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो अपन इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट किए, एच सी बाय लेमडा वन किसके बराबर आ गया, 2e/e के बराबर आ गया। सिमिलरली दूसरे वाले ऑर्बिट के लिए किए, सेकेंड वाले के लिए कहां से, -2e से -3 में जंप किया, तो -2e -3 प्लस e, तो ये क्या हो जाएगा, -e आ जाएगा, एच सी बाय लेमडा टू ई के बराबर आ जाएगा। उसी तरह थर्ड वाले के लिए निकाले, तो थर्ड वाला क्या आया, -2e से -4e पे आया, तो अपन -2e से -4e तो क्या हो जाएगा, +4e। यहां से डिफरेंस इन द एनर्जी कितना आ गया, 2e आ गया। तो अपन क्या बोल सकते हैं, अब ध्यान देना, यहाँ पे 3/2e है, यहाँ पे e है, यहाँ पे 2e है, तो आप देख के बताओ कौन सा जो एनर्जी है वो बड़ा है। ये 2 है, ये सबसे बड़ा है, ये 1.5 आ रही है, उससे भी छोटा 1 है, तो इसका सबसे बड़ा आ जा रहा है, तो अपन क्या बोल सकते हैं, थर्ड वाले का एनर्जी अगर सबसे ज्यादा आ जा रहा था तो थर्ड वाले का लेमडा क्या हो जाएगा, सबसे कम। ठीक है, उसके बाद कौन सा एनर्जी, एनर्जी ये वाला है तो लेमडा वन। उसके बाद कौन सा, जिसका एनर्जी सबसे कम उसका लेमडा सबसे ज्यादा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, शुरू में ही लिख के दिखाया था, एच सी बाय लेमडा। ठीक है, एच सी बाय लेमडा, तो अपन यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेमडा टू, क्योंकि एनर्जी सबसे, एनर्जी डिफरेंस सबसे छोटा है, तो अपन क्या बोल सकते हैं, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग अगर देखें। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो कैसे दिया हुआ है, ग्रेटर देन में दिया, और लेमडा का रिलेशन भी बताना है कौन किसके साथ। तो अपन को क्या पता चला, लेमडा टू सबसे बड़ा है, उसके बाद लेमडा वन, उसके बाद लेमडा थ्री, तो लेमडा थ्री सबसे छोटा है, तो ये तो नहीं होगा, ये बड़ा बोल रहा है। ठीक है, लेमडा थ्री ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब अगर बच्चा लेमडा वन जो है बड़ा बोल रहा है लेमडा टू से, नहीं भाई ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन ए ही बचा है। ठीक है, आप लेमडा भी अगर निकाल लो तो यही हमारा करेक्ट आ रहा है, बाकी आप रिलेशन निकाल सकते हो लेमडा टू और लेमडा थ्री में, तो लेमडा टू और लेमडा थ्री में जो रिलेशन आएगा 2 टाइम्स का आ जाएगा, देखो यहाँ करेक्ट आ रहा है, लेमडा टू और लेमडा थ्री आ रहा है। ठीक है, लेमडा टू जो बड़ा है लेमडा वन से। चलो ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन मैच लिस्ट वन लिस्ट टू, आपको दो लिस्टेस दिए हुए हैं, आपको मैच करना है। तो देखो सारे जो आ रहे हैं वो कहां से जंप कर रहे हैं, 3 से 2 में, 4 से 2 में, 5 से 2 में, 6 से 2 में। तो अगर जंप कर रहे हैं, आप एक कंसेप्ट सोच सकते हो, अगर 2 में जो जंप करता है, आपने स्पेक्ट्रल लाइंस पढ़ा है। ठीक है, आपने स्पेक्ट्रल लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफंट। ठीक है, तो अगर 2 पे जब जंप करते हैं वो किस में आ जाते हैं, मेरे बाल्मर सीरीज में आ जाते हैं। ठीक है, तो अपन अगर देखें यहां पर, तो देखो अपन को पता है वेवलेंथ का फॉर्मूला 1/λ जो होता है आर, आर हमारा राइबर्ग कांस्टेंट, जेड स्क्वायर ब्रैकेट में 1/n1² माइनस 1/n2²। जेड क्या है यहाँ पे, एटॉमिक नंबर है, तो किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए जेड वन हो जाएगा, तो 1/λ क्या हो जाएगा, आर, 1/r2² 1 माइनस 1/3² पहले वाले के लिए अपन निकाल रहे हैं, ए वाले केस के लिए। ठीक है, ए वाले केस के लिए निकाल रहे हैं, तो लेमडा किसके बराबर आ गया, 3 से 2 के लिए अपन ने इसको वैल्यू को रखा, इसको यहाँ पे सॉल्व करके निकाला, तो लेमडा 3/2 किसके लिए आ गया, अब लेमडा रेसिप्रोकल में था, इसको पलट दिए तो हमारा क्या आ गया, 36/5r। और 36/5r ऑलमोस्ट आपका किसके बराबर आ जाएगा, 655 nm के बराबर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक ध्यान रखना, 1/r जो है 911 एंगस्ट्रम होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 1/r जो है 911 एंगस्ट्रम होता है, ये आपको याद रखना है। अपन ने पुट किया 3/5, ये किसके बराबर आ जाएगा, 7.2 के बराबर आ जाएगा। 7.2 और 911 को मल्टीप्लाई अगर करते हैं वो किसके बराबर आ जाएगा, 655 नैनोमीटर्स के बराबर आ जाएगा। एंगस्ट्रम से खाली नैनोमीटर्स में चेंज कर लिए, ध्यान रखना। ठीक है, अब उसके बाद देखिए लेमडा 4 से 2। ठीक है, लेमडा 4 से 2 अगर अपन करते हैं तो उसके लिए क्या आ जाएगा, ध्यान दे, फिर वही चीज किए हैं, नीचे का अपन क्या किए हैं, स्क्वायर्स कर दिए, एलसीएम लिए हैं, सब्ट्रैक्ट किए, तो इसके लिए लेमडा 4 से 2 क्या आ जाएगा, 4 इंटू 16/12 अपॉन आर। तो देखो इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं, यहां से 3 तो 16/3 आर, तो 16/3 किसके बराबर होता है, 5.333। तो देखो 1/r ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे तो 1 तो है ना, कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 1/r किसके, 911 के बराबर हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, घट गया वैल्यू, देख 5.33 आ गया, पहले कितना आया था, 7.2 आया था। नेक्स्ट निकालते हैं लेमडा 5 से 2 जो आ रहा है,
ठीक है, तो 5 से 2 के लिए क्या आ जाएगा, 4 इंटू 25 आर अपॉन 21। ठीक है, आप एलसीएम लेके चेक करो इसको। तो देखो यहां से अगर कट करते हैं 100/21, तो 100/21 क्या आ जा रहा है, 4.76 बटा। देखो फिर से वैल्यू कम आ गई। ठीक है, दूसरा अगर देखें 6 से 2, तो 6 से 2 के लिए क्या हो जाएगा, 4 इंटू 36/32। इसको अगर देखते हैं तो 9/2, 9/2 किसके बराबर है, 4.25 के बराबर होता है, और नीचे 1 4.5 बटा आर। ठीक है, 4.5 बटा 8। तो देखो धीरे धीरे वैल्यूज डिक्रीज होते जा रही है। तो अगर अपन बताएं लेमडा जो है 3 से 2 वो सबसे बड़ा आ रहा है, कितना आ रहा है, 655। तो 3 से 2 सबसे बड़ा आ जाएगा 655, ये हो जाएगा ऑप्शन है। इसके बाद देखो नेक्स्ट कौन सा सबसे बड़ा है, ये वाला वैल्यू है, तो ये किसके लिए हो जाएगा, 4 से 2 के लिए, ये बी हो जाएगा। उसके बाद बड़ा वैल्यू कौन सा, ये वाला है, थर्ड के लिए, ये सी हो जाएगा। और इसके बाद कौन सा है सबसे छोटा वैल्यू, ये आ जा रहा है डी। ठीक है, तो अपन अगर देखें तो ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का टू एंड डी का वन। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ठीक है, तो देखो इस तरीके से आप कर सकते हो, वरना आप आगे करने की भी जरूरत नहीं। देखो एक ही ऑप्शन का पैटर्न दिया हुआ है आपको, अगर सिंपल है आप कंसेप्ट इसमें ये सोच सकते हो, अगर हमारा लेमडा जो है जंप कर रहा है ऊपर से, एक ही ऑर्बिट में बात जंप कर रहा है, तो एनर्जी डिफरेंस बढ़ेगी, और एनर्जी डिफरेंस अगर बढ़ेगी तो लेमडा क्या हो जाएगा, घटते जाएगा, और लेमडा जितना घटते जाएगा आपको ऑर्डर दिया हुआ है, डायरेक्ट अरेंज कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ ग्राउंड स्टेट energy of a hydrogen atom is minus 30.6 electron volt. The energy needed to ionize from the from its second excited state. Second excited state n equal to 2, नहीं, n equal to 3। ठीक है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 3। जब आप इसको क्या करते हो, -13.6 बाय n, 3 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये क्या आ जाएगा, -13.6 बटा 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो जाएगा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, अब जितना एनर्जी है उतना ही एनर्जी हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, उसे अपने ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगा। तो अपन को कितना एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा, 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस में, इतना अगर प्रोवाइड कर दे तो एटम इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रेडियस ऑफ द इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इज 5.3 इंटू 10⁻11 -11 मीटर्स। तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ द थर्ड अलाउड ऑर्बिट, तो थर्ड अलाउड, तो आपको रेडियस का फॉर्मूला पता है, आर एन इक्वल टू आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड, जेड इक्वल टू 1 दिया हुआ है, आपको बोला है हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो अपन ने आर एन इक्वल टू, आपको आर नॉट का वैल्यू दिया फॉर फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर्स में एन स्क्वायर। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं 0.53, क्योंकि सारा आपको एंगस्ट्रम्स में दिया हुआ है, तो 0.53 एंगस्ट्रम, और एन का वैल्यू क्या आ जा रहा है यहाँ पर, एन इक्वल टू 3। ठीक है, एन इक्वल टू 3 आपको बोला है थर्ड अलाउड ऑर्बिट। ठीक है, एन इक्वल टू 3 तो पुट कर दिए, तो यहाँ पे क्या आ गया, 4.77 एंगस्ट्रम। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो देखो 23 में ऐसा क्वेश्चन आता है, इजी क्वेश्चन आता है, बहुत टफ नहीं रहता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम रेडियस पे, लेट r1 इज द रेडियस ऑफ द सेकंड स्टेशनरी एंड r2 बी द रेडियस ऑफ द फोर्थ स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक है, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ अ बोर मॉडल। तो आपको निकालना है r1 बाय r2 का वैल्यू। ठीक है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। तो आपको पता है rn जो है r नॉट एन स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां से अगर अपन वैल्यू निकालते हैं, R1 सेकंड किसके लिए, R1 जो है सेकंड आपका ऑर्बिट है, आपको लिखाया गया है सेकंड स्टेशनरी ऑर्बिट, मतलब स्टेशनरी ऑर्बिट मतलब n इक्वल टू 2। ठीक है, और उसके बाद क्या बोला है, R2 जो है, R2 क्या दिया हुआ है आपको, फोर्थ ऑर्बिट दिया हुआ है, तो n इक्वल टू 4। तो अपन ने R1 का वैल्यू निकाल लिया, आर नॉट 4 स्क्वायर, R2 का वैल्यू निकाल लिया, आर नॉट 16। ठीक है, आर नॉट 2 स्क्वायर, आर नॉट मतलब 4, आर नॉट 16, अब दोनों को डिवाइड दे दिए, आर नॉट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, 4 1:4 आ जा रहा, आर वन का वैल्यू, आर टू का वैल्यू 1:4, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो
उसके बाद लेट T1 एंड T2 बी द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ फर्स्ट एंड द सेकेंड excited state of a hydrogen atom respectively according to the Bohr model. ठीक है, रेशियो ऑफ T1 तो T1 by T2, तो आपको क्या दिया हुआ T1 T2 तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्बिट की दी हुई है। आपको फाइंड क्या करना है T1 by T2, तो आपको एनर्जी जो पता है फॉर्मूला वो क्या होता है -13.6 by n स्क्वायर होता है। तो T जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा n स्क्वायर आ जाएगा। तो T1 by अब किसके लिए आपको निकालना है फर्स्ट ऑर्बिट, आपको यहाँ पे दिया हुआ है देखो फर्स्ट एंड द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n इक्वल टू 2 और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट n इक्वल टू 3। तो जब आप इसको पुट करोगे n इक्वल टू 2 तो देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और ये इसके ऊपर में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो T1 by T2 किसके बराबर आ जाएगा 9 by 4 के बराबर आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। गलती से मिस्टेक मत करना जल्दबाजी में, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो रेशियो ध्यान में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो T1 के लिए क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर नीचे आ जाएगा, T2 के लिए क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर नीचे रहेगा तो वो डिनोमिनेटर से कहां चल जाएगा ऊपर चल जाएगा, दैट्स व्हाई 9 ऊपर। ठीक है, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोर मॉडल इज नॉट वैलिड, किसके लिए वैलिड नहीं होता है। तो बोर मॉडल किसके लिए होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए वैलिड होता है। तो सिंगली आयनाइज हीलियम एटम, तो हीलियम के अंदर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन अगर निकाल दिया तो एक बचा, तो इसके लिए वैलिड है। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है ड्यूट्रॉन एटम, तो ड्यूट्रॉन एटम क्या है हाइड्रोजन का ही तो आइसोटॉप है तो इसके लिए वैलिड हो जाएगा, यस इसके लिए वैलिड हो जाएगा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। दूसरा बोल रहा है सिंगली आयनाइज्ड नियॉन, नियॉन इसके पास कितने होते हैं 10 होते हैं, तो 10 में से एक अगर निकाल दिए तो स्टिल अभी क्या बचा 9 इलेक्ट्रॉन बचा, तो इसके लिए वैलिड नहीं होगा। तो ये अब उसके बाद हाइड्रोजन इसके लिए भी वैलिड होगा, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, क्योंकि इसके लिए वैलिड नहीं है। ठीक है, नॉट वैलिड। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम इज ऑर्बिट इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसी ऑर्बिट में उसका एनर्जी दिया हो -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी रिस्पेक्टिवली। तो देखो एक इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है जो आपको मैंने कई बार लिखवाया, माइनस टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी अपॉन 2, ये उनका रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर आपको टोटल एनर्जी दी हुई है, ठीक है, तो आपको टोटल एनर्जी दी हुई तो आप अगर पुट करोगे तो माइनस टोटल एनर्जी की जगह पे पुट कर देते हैं -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, अगर इसी के साथ उसको इक्वेट करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा कट हो जाएगा। ठीक है, टोटल एनर्जी दी हुई है ना माइनस में। ठीक है, चलो तो अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी के तो माइनस माइनस कट, एक माइनस उसका खुद का बच जाएगा, तो 3.4 सॉरी पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं तो ये दिया हुआ है, तो पोटेंशियल एनर्जी बाय 2 इक्वल टू -3.4 और 2 को ऊपर लेके चले जाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, माइनस में आ जाएगा ये 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ध्यान रखना इसमें काइनेटिक एनर्जी प्लस में आएगी यस, और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में आएगी यस। तो पोटेंशियल देखो यहाँ पे बहुत इजी था, आप ऑप्शंस को भी एलिमिनेट कर सकते हो, काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव होगी नहीं। ठीक है, तो बचा मेरा कौन दो ऑप्शन, पोटेंशियल एनर्जी कभी पॉजिटिव में नहीं होगी। ठीक है, बचा ये ऑप्शन भी गलत हो गया, तो एक ही ऑप्शन बचा यहाँ पे। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी। तो चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। द रेडियस ऑफ अ फर्स्ट primited Bohr model for an electron in a hydrogen atom is equal to 0.51 angstrom and its ground state energy equal to -13.6 electron volt. If the electron in a hydrogen atom is replaced by muon, ठीक है, muon क्या है एक सम एटॉमिक पार्टिकल है जिसमें अपन ऐसा बोल सकते हैं म्यूऑन का डेटा आपको दिया हुआ है, जैसे आपका प्रोजेस्टेरॉन निकलता है उसी तरीके से म्यूऑन भी एक पार्टिकल है। ठीक है, जिसका आपको डेटा दे, चार्ज जो है वो क्या है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की तरह ही सेम चार्ज है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की तरह सेम, और मास जो दिया हुआ है 207 टाइम्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के मास के 207 टाइम्स है। ठीक है, तो आपको इसमें फाइंड करना है द फर्स्ट बोर ऑर्बिट एंड द ग्राउंड स्टेट एनर्जी विल बी। तो देखो रेडियस क्या हो जाता है, आपको फॉर्मूला याद रखना है म्यू नॉट ई के एच स्क्वायर अपॉन बाय एम ई स्क्वायर एन स्क्वायर बाय जेड। एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल में आ रहा है तो अपन अगर इसके लिए फॉर्मूला डिराइव करते हैं आर, ठीक है,
तो आर क्या आ जाएगा, आपको आर पहले से आया हुआ था 0.51 एंगस्ट्रम है, तो इंटू 10⁻⁻10। और देखो नीचे m था, तो m के कारण इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अपन क्या करेंगे, इसका मास पुट कर देंगे 207 नीचे। ठीक है, तो अपन इसी फॉर्मूले को लिख सकते हैं 510/207 इंटू 10⁻13। अब इसको कट करोगे तो क्या आ गया, 2.56 इंटू 10⁻13 मीटर्स में। तो रेडियस क्या आ जाएगा, 2.56। तो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन डी में है, तो ये दोनों तो ऑप्शंस नहीं होंगे। ठीक है, अब ध्यान रखना जल्दबाजी में एक और मत टिक करना, क्योंकि हमें अभी एनर्जी भी निकालनी है। ठीक है, तो एनर्जी अपन कैसे निकालेंगे, ध्यान दो। तो एनर्जी अगर अपन निकाल रहे हैं तो सेम इसी तरीके फॉर्मूला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो अपन क्या बोलेंगे, ई जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, तो 13.6 इंटू मास कितना है 207 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आती है। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका नियरली जो वैल्यू आ जाएगा -2.8 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको अपन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लिख सकते हैं, 2.8 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मल्टीप्लाई करके देखो 207 और 13.6 को, आपका 2 पॉइंट में ही आएगा। तो अगर इसका करेक्ट आंसर देखिए तो ऑप्शन कौन सी जगह, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एनर्जी पे बेस्ड है। द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी, तो रेशियो बताना है काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी का, इन दोनों के बीच में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखो। तो काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी के बीच में रिलेशन क्या होता है, सेम होते हैं मैग्नीट्यूड वाइज, लेकिन क्या होता है, एक नेगेटिव होती है, टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है। तो दोनों सेम एनर्जी है लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज नेगेटिव है, तो देखो सेम तो है लेकिन नेगेटिव साइन नहीं है, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द स्पेक्ट्रल सीरीज which correspond to the electronic transition from N2 567 56 on to the level 4। तो आपको लेवल 4 के लिए, तो देखो स्पेक्ट्रल लाइंस यहाँ पे आपको डायग्राम दिया हुआ है, लाइमन बाल्मर पास्टन ब्रैकेट पीपट। ठीक है, कोई भी लाइन जब इंफिनिटी से लेके बीच में कहीं से भी अगर फर्स्ट वाले पे आ रही है ऑर्बिट पे, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, लाइमन सीरीज में लाई करेगी। और कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर से जम, उसके कारण जो फोटोन निकल रहा है 2 पे अगर लाई कर रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, बाल्मर बोलेंगे। इसी तरीके से पास्टन ब्रैकेट पी फंड, तो अपन का कहां पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ के लिए क्या हो जाएगा ब्रैकेट, तो इसके लिए कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो याद रखना लाइमन बाल्मर पास्चर ब्रैकेट पीफंड। ठीक है, पीफंड मतलब जो फिफ्थ पे आ रहा है, इंफिनिटी से लेके बीच में कहीं भी और फिफ्थ पे आ रहा है, वो हो जाएगा हमारा ब्रैकेट, सॉरी पास्चन पीफंड पीफंड। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखें। द वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम अपीयर्स इन, तो देखो इसमें एक रीजन क्वेश्चन था, मैं अभी पहले बता देता हूं, फिर याद रखने का तरीका कैसे है वो भी बता दूंगा। ठीक है, तो देखो अभी इसमें क्या होता था, अल्ट्रा वायलेट ये किस में आता था, विजिबल में, विजिबल रीजन, और इधर वाले किस में आते थे, इंफ्रारेड में आते थे, इंफ्रारेड। ठीक है, इंफ्रारेड में आते थे। अब आपको बताना है कि अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड, विजिबल और फार इंफ्रारेड। तो देखो जैसे जैसे जितना ज्यादा एनर्जी होगा उतना वेवलेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जितना ज्यादा एनर्जी होगा उस तरह की वेव्स का एनर्जी उतना ज्यादा लाई करेगा। ठीक है, अब जैसा कि आपको दिख रहा है लाइमन में जो भी इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं उसके कारण जो फोटोन निकलता है वो बहुत ऊपर से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, इसका मतलब एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, और एनर्जी बहुत ज्यादा होगी तो उसका वेवलेंथ बहुत कम हो जाएगा। तो आपको पता है सबसे कम वेवलेंथ किनका होता है, गामा रेस का, उसके बाद एक्स रेस, यूवी रेस, विजिबल रीजन, इंफ्रारेड, और उसके बाद माइक्रोवेव, रेडियो वेव, देन माइक्रोवेव, सो ऑन, इसी तरीके से रीजन चलता है, माइक्रोवेव देन रेडियो वेव। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका रहता है, रेडियो वेव्स का रहता है। ठीक है, तो सिंपल है, यहां पर अगर आपको याद रखना है कि लाइमन सीरीज में है तो इलेक्ट्रॉन बहुत ऊपर से जंप कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी लेके आ रहे हैं, और ज्यादा एनर्जी लेके आएंगे तो कहां पे होगा, यूवी रीजन में लाई करेंगे। उसके बाद विजिबल रीजन, और इधर वाले रीजन को क्या बोलते हैं अपन, इंफ्रारेड रीजन। तो इसके कारण करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, विजिबल, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट रीजन। ठीक है, कंफ्यूजन बच्चों को इसमें होती है कि ये तो सबको याद रहता है बाल्मर जो होता है विजिबल रीजन में लाई करता है, लेकिन कंफ्यूजन यहां हो जाती है अल्ट्रावायलेट इधर होता है या इंफ्रारेड इधर होता है।
ठीक है, तो अल्ट्रावायलेट की एनर्जी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन्स बहुत ऊपर से आ रहे हैं, दैट्स व्हाई जो लाइमन सीरीज है वो किस में लाई कर जाता है, अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई कर जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाइड्रोजन एटम द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन विच द बाल्मर सीरीज इज लैम्डा देन द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फॉर ब्रैकेट। ठीक है, तो देखो बाल्मर सीरीज जो होता है एन कहां से कहां आता है, इंफिनिटी से कहीं भी आ सकता है, 2 पे आएगा, तो उसके लिए वेवलेंथ क्या हो जाएगा, 1/2, 1 अपॉन लेमडा आर अपॉन 1/n1 आर स्क्वायर या 2 स्क्वायर माइनस 1/इंफिनिटी। ठीक है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट मतलब लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन, लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन मतलब इंफिनिटी से कहां 2 पे आया होगा, इसीलिए अपन इंफिनिटी से कहां 2 पे लाए हैं, तो इसके कारण जो वेवलेंथ निकाले तो वेवलेंथ क्या आ जाएगा, इसके कारण जो लेमडा आ जाएगा वो आ जाएगा r/4। ठीक है, वेवलेंथ क्या आ जाएगा r/4, तो अपन यहाँ पे इसको उल्टा करके लिख सकते हैं, लेमडा हो जाएगा 4/r। ठीक है, सिमिलरली अगर ब्रैकेट के लिए निकालते हैं तो ब्रैकेट के लिए क्या आ जाएगा, 1/λ-r, और ब्रैकेट के लिए कौन सा हो जाएगा, लाइमन बाल्मर पास्टन ब्रैकेट फोर्थ में, तो अब इंफिनिटी से फिर से शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन, तो इंफिनिटी से 4 पे आया होगा, तो अपन ने पुट कर दिया, तो यहाँ इसके लिए लेमडा क्या आया, लेमडा आया 16/r। ठीक है, दोनों में रिलेशन पूछ रहा है, दोनों को डिवाइड दे सकते हो, लेमडा इक्वल टू 4/r, और दूसरे के लिए लेमडा डैश इक्वल, इसमें क्या आ जाएगा 16/r, यहां से लेमडा डैश किसके बराबर आ जाएगा, 4 टाइम्स लेमडा। आप इसको कट कर सकते हो, लेमडा से लेमडा यहाँ 4, ये 4 इधर, तो हमारा आ जाएगा 4 टाइम्स लेमडा, तो 4 टाइम्स लेमडा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। The ratio of the wavelength for last line of Balmer series and last line of Lyman series। ठीक है, तो लास्ट लाइन पूछ रहा था, आपको यहां पर फॉर्मूला पता है, उनका वेवलेंथ निकालना है। ठीक है, तो देखो 1/λ इक्वल टू आर, ठीक है, जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, तो लास्ट लाइन बोल रहा है लाइमन सीरीज के लिए और लास्ट लाइन बोल रहा है बाल्मर सीरीज के लिए, तो लास्ट लाइन कौन सी हो जाएगी बताइए, सिंपल सी है, लास्ट लाइन अगर लाइमन सीरीज के लिए निकाल रहे हैं तो लाइमन सीरीज के लिए फॉर लाइमन तो 1/λ इक्वल टू आर, जेड का वैल्यू 1, तो 1/4 माइनस 1/इंफिनिटी का स्क्वायर। ठीक है, 1/इंफिनिटी का स्क्वायर, तो 1/λ इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, लेमडा इक्वल टू r/4/r। ठीक है, उसी तरीके से अपन किसके लिए निकालेंगे, बाल्मर के लिए। ठीक है, ये बाल्मर के लिए था, सॉरी भाई बाल्मर, ठीक है, बाल्मर के लिए था, और लाइमन के लिए निकालेंगे तो लाइमन का क्या आ जाएगा, लाइमन का आ जाएगा 1/λ इक्वल टू r 1/1 माइनस 1/n का स्क्वायर। यहां से क्या आ जाएगा, लेमडा का वैल्यू, लेमडा का आ जाएगा 1/r। आपको रेशियो निकालना है किसका, लाइमन, ये बाल्मर है, ये लाइमन है, ये बाल्मर है, ये लाइमन है, तो आपको निकालना है बाल्मर अपॉन लाइमन, तो बाल्मर लेमडा बाल्मर अपॉन लेमडा लाइमन, बाल्मर आया है आपका 4/r और लाइमन आया है आपका 1/r, तो आर से आर कट हो गया, 4 आ रहा है आपका, करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन द वैल्यू ऑफ राइबर्ग, राइबर्ग कांस्टेंट आर का वैल्यू दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 10⁻7 मीटर इनवर्स, हमने बोला था 1/r का वैल्यू जो है 911 एंगस्ट्रम ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये वैल्यू गिवन है, द वेव नंबर, वेव नंबर क्या होता है, 1/λ को वेव नंबर बोलते हैं, फॉर द लास्ट लाइन ऑफ द बाल्मर सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, आपको वेव नंबर निकालना है, तो आपको क्या बोल सकते हैं, 1/λ आर जेड स्क्वायर 1/n1। अब किसके लिए निकालना है, बाल्मर के लिए, तो अपन 2 स्क्वायर माइनस 1/इंफिनिटी का स्क्वायर, इंफिनिटी का स्क्वायर तो जीरो ही हो जाएगा, तो वेव नंबर इसी को बोलते हैं, तो वेव नंबर हमारा क्या आ जाएगा, 1/λ आर, आर का वैल्यू 10 टू द पावर कितना दिया हुआ 7, और यहाँ पे जेड का वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1/4। ठीक है, इसका वैल्यू 1/4, यहाँ से अगर अपन वैल्यू निकालते हैं -0, और यहाँ से वैल्यू आ जाएगा वेव नंबर का कितना आ जाएगा 10 टू द पावर 7/4 मीटर इनवर्स, यूनिट्स यहाँ पे अगर निकाल देते हैं तो क्या आ जाएगा, इसको अगर पॉइंट्स में अगर दिया हुआ 10 टू द पावर 7 में, तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं 0.25 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर इनवर्स।
ठीक है, मीटर इनवर्स। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सी जगह? ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, कैलकुलेशन ध्यान रखना, ऐसे ही करने हैं क्वेश्चंस में। ठीक है, चलो। De Broglie wavelength of an electron orbiting in a n equal to 2 the hydrogen atom is close to। तो आपको बोर रेडियस दिया हुआ है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान दो। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन एन इक्वल टू 2 द हाइड्रोजन एटम इज क्लोज टू। तो आपको उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ बताना है, तो आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। लेमडा इक्वल टू 2 पाई आर नॉट एन। ठीक है, लेमडा इक्वल टू 2 पाई आर नॉट एन। तो देखो यहां पे आपको क्या दिया हुआ है, 2 पाई लेमडा, 2 पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 6.28। आर नॉट आपको गिवन है, आर नॉट आपको गिवन है 0.052, 0.052। ठीक है, 0.052 इंटू 10⁻⁻⁹ इंटू 10⁻⁻⁹। ठीक है, नैनोमीटर्स में था और एन का वैल्यू दिया हुआ है 2, ऑर्बिटिंग इन रेडियस 2। अब जब इसको कैलकुलेट, देखो सब नैनोमीटर्स में है तो डायरेक्ट लिख देते हैं 6.28 इंटू 0.052, ठीक है, इंटू 2 इंटू, अब इसको डायरेक्ट लिख देते हैं एनएम। अब जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6.6.28 इंटू 0.104। अब जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 0.104 को, तो नियरली आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, नियरली आपका वैल्यू आ जाएगा 0.628 इंटू 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 10⁻⁹ मीटर्स में। तो इसको नैनोमीटर्स में भी बोल सकते हैं 0.628। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो